अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, और जवाब आता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन इस पहले कदम के बाद जो कुछ बदला वो सोच से परे था। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने 1961 में वादा किया कि वो अगले 10 साल में इंसान को चांद पर भेज देंगे, और ऐसा हुआ भी। नेशनल एरोनॉटिक्स रिसर्च एसोसिएशन यानी नासा को भरपूर सरकारी मदद देने के बाद अपोलो मिशन की शुरुआत हुई और पहली बार अपोलो 11 चांद की सतह तक इंसानों को ले जाने में सक्षम हो पाया, जिसमें कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ कमांड मॉड्यूल पायलट माइकल कॉलिंस और लूनर मॉड्यूल पायलट एडविन बस थे। जिस वक्त ये मिशन चल रहा था उस समय रशिया और अमेरिका जैसी महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध या कोल्ड वॉर चल रहे थे, जिसके कारण स्पेस रिसर्च की एक रेस चल रही थी कि रशिया पहले स्पेस रिसर्च में आगे जाएगा या अमेरिका। और इसी बीच जॉन एफ कैनेडी ने इंसान को चांद तक भेजने का जो वादा किया था उसे पूरा किया। अपोलो मिशन श्रृंखला के कुल 14 मिशन हुए, जिसमें 6 सक्सेसफुल रहे और कुल 12 लोगों को चांद की सतह तक पहुंचाया जा सका। लेकिन सबसे दिल दहलाने वाला स्पेस मिशन था अपोलो 13। क्यों है ये इतना खास, जबकि इस मिशन में कोई भी आदमी चांद की सतह तक नहीं पहुंचा? आइए जानते हैं उस स्पेस मिशन की कहानी, जिस पर कई फिल्में बन चुकी हैं, किताबें लिखी जा चुकी है और जो स्पेस इतिहास के सबसे अजीब रहस्य से जुड़ा है। अजीब इसलिए क्योंकि इस मिशन में इंसान ने अब तक की सबसे ज्यादा दूरी की यात्रा की, चांद का पूरा चक्कर लगाकर उसके डार्क साइड से होते हुए पृथ्वी पर जिंदा आना, वो भी जब ऑक्सीजन और खाने की कमी हो और इंजन में बड़ा ब्लास्ट भी हो चुका हो। सोचिए, मौत को छू कर स्पेस ट्रेवल की सबसे अनोखी और दिल दहलाने वाली कहानी। अमेरिका में 11 अप्रैल 1970 को कैनेडी स्पेस सेंटर से एक रॉकेट लॉन्च होता है, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स थे, जैसे अपोलो 11 और अपोलो 12 में थे, सिर्फ ठीक उसी तरह। कमांडर थे जेम्स लवेल, लूनर मॉड्यूल पायलट थे फ्रेड हेज और मॉड्यूल पायलट थे जैक फिगर। ये बिल्कुल अपोलो 11 मिशन के ही जैसा था, बस अंतर ये था कि इस बार एस्ट्रोनॉट्स पर चांद की मिट्टी की रिसर्च की जिम्मेदारी के साथ साथ इंसानों के वहां रहने और बसने की संभावनाओं की तलाश करना भी था। अपोलो 12 मिशन के हादसे को समझने से पहले थोड़ी रॉकेट की बनावट को समझ लीजिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये शब्द बार बार रिपीट होंगे और अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। अपोलो 13 के रॉकेट का जो डिजाइन था वो बिल्कुल पहले के मिशंस के रॉकेट्स के जैसा ही था। स्पेस रॉकेट्स में मुख्य तौर पे 4 मुख्य हिस्से होते हैं, 4 अलग अलग हिस्से होते हैं। लॉन्च एस्केप सिस्टम होता है, कमांड मॉड्यूल होता है, सर्विस मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल होता है। इसी वजह से मैंने जब एस्ट्रोनॉट्स का नाम लिया था तो उसमें कमांड मॉड्यूल पायलट और सर्विस मॉड्यूल पायलट, लूनर मॉड्यूल पायलट की मैं बात कर रहा था, क्योंकि जो भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो अलग अलग रॉकेट के हिस्सों को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसलिए उनके नाम के आगे जो डेजिग्नेशन भी है इसी वजह से लगा होता है। इन सभी हिस्सों में सबसे इंपॉर्टेंट और मेन होता है कमांड मॉड्यूल। ये काफी छोटा होता है और कोनिकल शेप का होता है, जो रॉकेट के एकदम आगे रहता है। इसी कमांड मॉड्यूल में इंस्ट्रूमेंट पैनल्स, नेविगेशन सिस्टम्स, नेविगेशन गियर्स, रेडियो कंट्रोल यूनिट्स और लाइफ सपोर्ट सिस्टम, यानी अगर कोई हादसा हो जाए तो कैसे वहां पर आपको लाइफ सपोर्ट मिले, ये सारी ऐसी जरूरी डिवाइसेस लगी होती है। और इसमें कुछ छोटे इंजन्स भी होते हैं ताकि कमांड मॉड्यूल को सही पाथ पर लाया जाए अगर जरूरत पड़े तो। दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है सर्विस मॉड्यूल। इसमें सर्विस मॉड्यूल में फ्यूल सेल्स होते हैं, ऑक्सीजन टैंक्स, हाइड्रोजन टैंक्स और पानी और वाटर ड्रेन करने की जो व्यवस्था होती है वो सारी चीज़ें उसमें मौजूद होती है, क्योंकि स्पेस में ये सारी ज़रूरतें आपको मशीनों से या उपकरणों से ही मदद पूरी होती है। वहाँ पे कुछ नेचर का तो है नहीं, तो ये सारी मशीन ही आपको वहाँ पर हर तरीके से एक्टिव रखती है, जिंदा रखती है। और कमांड और सर्विस मॉड्यूल हमेशा एक साथ ही होते हैं, वो अलग अलग नहीं होते, इसीलिए इन दोनों को मिला करके हम CSM भी बोलते हैं कई बार, कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल। और ये एक साथ तब तक होते हैं जब तक कि आप वापस ना आ जाए, यानी जब एस्ट्रोनॉट्स चांद की सतह से जब वापस आते हैं और धरती की कक्षा में एंटर हो जाते हैं, तब ये दोनों कमांड और सर्विस मॉड्यूल अलग हो जाता है और कमांड मॉड्यूल के साथ वो किसी पैराशूट का इस्तेमाल करके किसी भी समुद्र में वो लैंड करते हैं, ठीक है। तो उस वक्त कमांड और सर्विस मॉड्यूल ही उसी वक्त अलग होते हैं।
और तीसरा और आखिरी हिस्सा जो है वो चौथा हिस्सा सॉरी तीसरा हिस्सा जो लूनर मॉड्यूल है वो तब काम आता है जब एस्ट्रोनॉट चांद पर पहुंच जाते हैं और काम सारा पूरा हो जाने के बाद जब वापस इनको आना होता है धरती की सतह पर, तो कमांड और सर्विस मॉड्यूल फिर से एक हो जाते हैं और फिर ये वापस थ्रस्ट के साथ धरती की तरफ आते हैं और फिर जब धरती के क्षेत्र में एंटर हो जाते हैं तो फिर ये अलग होकर के कमांड मॉड्यूल आपको धरती पर लैंड कराता है। और एक आखिरी हिस्सा जो होता है उसे लॉन्च एस्केप सिस्टम कहते हैं। ये सिर्फ तब इस्तेमाल होता है यदि रॉकेट लॉन्च करते वक्त अगर कोई गड़बड़ी हो जाए या किसी तरह का कोई फेलियर हो जाए, ब्लास्ट हो जाए, तो उस केस में एस्ट्रोनॉट्स को बचाने के लिए वो यूज़ होता है। ये एक्चुअली एक तरह का इजेक्शन सिस्टम है, यानी वो हटा देता है उसको, उस पूरे मॉड्यूल से अलग कर देता है और वो सेफली लैंड कर सकते हैं। और अगर लॉन्च सक्सेसफुल रहता है तो फिर इसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है, फिर उसकी कोई यूज़ उसका नहीं रह जाता है। अब आते हैं हादसे पर और स्पेस इतिहास के सबसे चर्चित घटनाओं में से एक पर। 11 अप्रैल 1970 इस दिन अपोलो 13 का रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च किया जाता है और धरती के क्षेत्र से बाहर भी चला जाता है। इस लॉन्च को देखने करीब 2 लाख से ज्यादा लोग आए थे कैनेडी स्पेस सेंटर के बाहर। हालांकि ये संख्या काफी कम थी क्योंकि अपोलो 11 मिशन के दौरान करीब 70 लाख लोग मौजूद थे। शायद ये इसलिए भी था क्योंकि पहली बार कोई चांद पर जा रहा था और जो चीज़ पहली बार होती है उसके थोड़ा क्रेज ज़्यादा होता है, लेकिन धीरे धीरे इसका क्रेज घट गया, कम हो गया, लोगों को स्पेस में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। शायद यही वजह थी कि आगे के अपोलो 20 मिशन जो प्लान किए जा रहे थे उन सबको कैंसिल भी कर दिया गया। नासा का जो बजट था उसमें भी काफ़ी कमी कर दी गई, उतना नासा को बजट नहीं दिया जा रहा था। और अपोलो 13 मिशन एक्चुअली एक चैलेंज की तरफ भी हो गया था नासा को, क्योंकि नासा को ये प्रूव करना था बाकी गवर्नमेंट्स को कि हमें आप फंड दो क्योंकि स्पेस में भी लोगों का इंटरेस्ट है। खैर, किसे पता था कि थोड़े दिनों बाद ही टीआरपी और न्यूज़ चैनल पर सिर्फ अपोलो 13 ही होगा। खैर, लॉन्च के बाद इस रॉकेट को 3 दिन लगेंगे चांद के फ्रे मारो क्रेटर तक पहुंचने में। फ्रे मारो में बता दूं, वहाँ पे एक गड्ढा है, एक क्रेटर है। क्रेटर वो होता है जब कोई धूमकेतु या कुछ ऐसी चीज़ टकरा जाती है तो वो उसकी वजह से जो गड्ढा बनता है उसे हम क्रेटर कहते हैं। तो वहाँ पे एक क्रेटर है फ्रा मारो, तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वहाँ पर अगर रिसर्च की जाए तो वहाँ पे पानी होने की संभावना, हाइड्रोजन गैस होने की संभावना या इस तरह की संभावनाओं पर रिसर्च करने की वहाँ पे ज़रूरत है। ऐसा स्पेस रिसर्च में ऐसी मान्यता है। खैर, जो भी रहस्य हो तो इसमें पानी के अस्तित्व की भी संभावना हो सकती है, जैसा मैंने कहा। तो रॉकेट लॉन्च होने के ठीक 3 दिन बाद यानी 13 अप्रैल 1970 को नासा के कंट्रोल सेंटर ने सर्विस मॉड्यूल और कमांड मॉड्यूल के कैमरे से स्पेस शटल के अंदर के नज़ारे को ब्रॉडकास्ट करने के निर्देश दिए। हालांकि स्पेस में लोगों का इंटरेस्ट इतना कम हो चुका था कि कोई भी चैनल जो है इसे ब्रॉडकास्ट करने को तैयार ही नहीं था। इसी बीच एस्ट्रोनॉट स्विगर्ट को सर्विस मॉड्यूल में ऑक्सीजन लेवल की जो रूटीन चेक होती है उसको करने का भी निर्देश आया कि आप रूटीन चेक करें क्या है ऑक्सीजन लेवल। और जैसे ही वो ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे थे उसी समय एक झटके के साथ जबरदस्त धमाका हुआ। सोचिए, धरती से 1 लाख किलोमीटर दूर स्पेस में कोई विस्फोट हो जाए, कितना डरावना होगा। आप ना धरती पे हैं ना चांद में, बीच में कहीं अटके हैं, कोई अपना नहीं कुछ नहीं, और कितना वो नज़ारा होगा। जैसे ही ये विस्फोट हुआ, स्पेस शटल की कंट्रोल पैनल की सभी इमरजेंसी लाइट जो थी वो एक साथ जल उठी और कमांडर जिम लवेल ने तुरंत इसकी सूचना धरती के कमांड सेंटर को देना जरूरी भी था। हालांकि उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन थोड़ी जांच के बाद पता चला कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर था उसमें ब्लास्ट हुआ है। धरती के सभी न्यूज चैनल्स में इस टेलीकास्ट को दिखाने की होड़ लग जाती है, जो कि अभी तक इसे हल्के में ले रहे थे और इसे ब्रॉडकास्ट करने को भी तैयार नहीं थे। अब एकदम रेस लग जाती है कि भाई एकदम जल्दी जल्दी इसको टेलीकास्ट करो। खैर, वो जांच पड़ताल हुई और उसमें ये सामने आया कि स्पेस शटल में जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसके भीतर एक हीटर लगा होता है जो कि लिक्विड फॉर्म को ऑक्सीजन, जो लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन होता है उसको गैस में कन्वर्ट करता है ताकि एस्ट्रोनॉट्स उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर सके। हुआ ये था कि टेस्टिंग के वक्त 2 में से एक सिलेंडर गिर गया था और इसके भीतर का एक हीटिंग ट्यूब टूट गया था और इसी टूटे हुए ट्यूब का टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये ब्लास्ट हुआ। जिस टैंक का टेम्परेचर नॉर्मली 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए था, उसका टेम्परेचर 500 डिग्री से भी ऊपर चला गया और इसी वजह से इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर वहाँ हो गया तो उसके अंदर जो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स और तार वगैरह थी उसके इंसुलेशन खराब हो गए और शॉर्ट सर्किट से ये ब्लास्ट हुआ। खैर, किस्मत की बात ये थी कि ये टैंक स्पेस शटल के बाहर था, नहीं तो किसी के भी बचने की संभावना शून्य हो जाती, एकदम जीरो। हालांकि इस ब्लास्ट के कारण बाहर का कुछ पैनल डैमेज हुआ था और बाकी सब ठीक ही था। तो लेकिन इस ब्लास्ट के कारण स्पेस शटल अपना रूटीन जो पाथ उसका था, जो पाथ चुना गया था, उससे थोड़ा भटक गया था।
खैर अब ये सब चीज़ तो हो ही गई, तो अब एस्ट्रोनॉट्स थोड़े से कंफ्यूजन में थे, असमंजस में थे। नीचे के कमांड जो कंट्रोल सेंटर है वहाँ भी कंफ्यूजन बना था कि अब किया क्या जाए, क्योंकि इस डैमेज स्पेस शटल से चांद तक जाना और फिर वापस आना सही नहीं था। धरती पर वापस लौटने के हालांकि कोई और तरीका तो था नहीं, क्योंकि सिर्फ दो ही तरीके बचे थे, या तो आप स्पेस क्राफ्ट की डायरेक्शन को चेंज कर दें, या फिर आप चांद का एक पूरा चक्कर लगा लें और चांद का पूरा चक्कर लगा करके फिर आप धरती पर लौटें। क्योंकि आप अगर चांद का पूरा चक्कर लगा करके लौटेंगे तो आपको रॉकेट का इंजन स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली होगा, ठीक है। क्योंकि स्पेस शटल को अगर घुमाने के लिए शटल के सर्विस मॉड्यूल का इंजन इस्तेमाल करना होता और उसे घुमाना पड़ता, और हुआ ये था कि वो जो ब्लास्ट हुआ था वो उसी जगह पर वो सर्विस मॉड्यूल में इंजन था। तो ये कन्फ्यूजन भी बना हुआ था कि पता नहीं शायद वो सही है नहीं है, हो सकता है कि और ज़्यादा गड़बड़ हो जाए, क्योंकि रिस्की था, क्योंकि इंजन उसी जगह के आसपास था। तो इसकी वजह से इम्पैक्ट दोबारा हो सकता था, तो इसीलिए सेफ साइड चुना गया। तो कंट्रोल सेंटर ने कहा कि आप चांद का एक पूरा चक्कर लगाकर वापस आइए, और इसमें चांद का चक्कर लगाने के लिए कुछ करना नहीं होता, वो नॉर्मल जो है वो अपना वो, क्योंकि एक बार जब आप वो फोर्स दे देते हैं तो फिर वो चांद का पूरा चक्कर लगा करके फिर धरती के कक्षा के पास आता, तो ग्रेविटी का इस्तेमाल कर वो वापस आ जाता। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है न्यूटन का पहला नियम है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी जब तक कि कोई बाहरी बल ना लगे, और अगर कोई वस्तु गतिमान है यानी मूविंग है तो वो मूव करती रहेगी जब तक कि उसे बाहरी कोई फोर्स या बल ना लगाया जाए। आपने मैट्रिक या 10th के क्लास में पढ़ा भी होगा, अ बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। मैंने बस इसे अंग्रेजी में कहा और कोई खास बात नहीं है। सर चूंकि स्पेस में रोकने के लिए कोई फ्रिक्शन पैदा करने वाली कोई चीज़ नहीं है, तो बिना ईंधन के आप कहीं भी जा सकते हैं। थोड़े से बल का इस्तेमाल कर दिया, बस वो जो है वो अपने पाथ पर चलता जाएगा जब तक कि आप किसी दूसरे कोई प्लैनेट के ग्रेविटेशनल एरिया में ना आ जाए या किसी चीज़ से टकरा ना जाए। तो अपोलो 13 को अब स्पेस शटल के को भी इसी चीज़ का इस्तेमाल करना था, और यही उन्होंने किया भी, लेकिन इसमें 5 दिनों का समय लगता और उतना ऑक्सीजन और जो भोजन है उनके पास बचा नहीं था। साथ ही सांस छोड़ने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उसे भी कंट्रोल किया ना जाना जरूरी था। इसी वजह से एस्ट्रोनॉट्स ने CSM मॉड्यूल को बंद कर दिया और जो सिस्टम में जरूरी नहीं थे उसे भी बंद कर दिया ताकि बिजली बचाई जा सके, और इस बचाई गई ऊर्जा का इस्तेमाल इन्हें 5 दिनों तक करना था और ताकि वो वापस लौट पाए। स्पेस शटल को सही रास्ते पे लाना भी जरूरी था क्योंकि वो भटक गया था, और उसके लिए हमें एक बर्न की जरूरत थी। बर्न यानी कि रॉकेट को एक लॉन्च करना, रॉकेट को जलाने, रॉकेट को लॉन्च करने की जरूरत थी, ठीक है। लेकिन सर्विस मॉड्यूल के रॉकेट को तो हम लॉन्च नहीं कर सकते थे, अगर करना होता तो उसी को लॉन्च करके हम डायरेक्शन ही चेंज कर देते। तो जो लूनर मॉड्यूल था उसके इंजन को इस्तेमाल करना था। लूनर मॉड्यूल यानी कि जब चांद पर की सतह पर वो पहुंच जाता रॉकेट, और उसके बाद जब वो सारा रिसर्च हो जाने के बाद जब वो वापस आते, तो उस समय जो थ्रस्ट की ज़रूरत होती है वहाँ पर लूनर मॉड्यूल के में जो रॉकेट रहता है, इंजन रहता है, उसका इस्तेमाल करना था। उसी इंजन का इस्तेमाल करके हमको वापस ट्रैक पर आना था, तो उसी का इस्तेमाल किया गया और एक बार बर्न किया गया, और बर्न करते ही जो है वो अपने रास्ते पर आ गया, और स्पेस शटल सही रास्ते पर आ गया। और लेकिन इन सब के बावजूद इन्हें चांद की डार्क साइड पे चक्कर लगाकर वापस आना था। सोचिए ये इतना लंबा सफ़र था कि इंसान के द्वारा ये आज तक की सबसे ज़्यादा दूरी का रिकॉर्ड बन गया है, जिसके आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। जब ये चांद के डार्क साइड पर पहुंचा तो ये धरती से 4,171 किलोमीटर दूर था। सोच कर ही रूह कांप जाती है भाई, इतनी दूर, कोई नहीं, एकदम अंधेरा। सो एक वक्त के लिए तो अगर आप भूत देख लें तो शायद नॉर्मल लगे, लेकिन धरती से इतनी दूर शायद। खैर अगर ये प्लानिंग नॉर्मल चलती रहती है तो लॉन्च के 153 घंटे बाद ये वापस धरती पर बचकर वापस आ जाते हैं। लेकिन होता ये कि सिर्फ 1 घंटे का ही ऑक्सीजन और भोजन वगैरह बच पाता, तो ये काफ़ी कम मार्जिन था। मतलब हो सकता है कि थोड़ा लेट हो जाए या रास्ते पर वापस ना आए या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो उस केस में 1 घंटे का मार्जिन जो है वो बहुत कम होता है। तो वो डरावनी बात थी। तो अब क्या किया जाए, इस मार्जिन को कम कैसे किया जाए ताकि ज़्यादा समय लगे, बचे हमारे पास ज़्यादा समय का भोजन बचे, ताकि अगर 3-4 घंटे लेट भी धरती पर पहुँचे तो हम जिंदा रह सके। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को एक बार और रॉकेट को बर्न करना था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लूनर मॉड्यूल का जो रॉकेट था वो सिर्फ एक बार बर्न करने के लिए ही तैयार किया गया था, दोबारा नहीं। लेकिन अब मजबूरी है, करना तो पड़ेगा ही। तो किया गया, और जब किया गया तो हो गया, हालांकि ऊपर वाले की कृपा से। और एक बर्न जलने के बाद भी वो एक बर्न और झेल लिया। तो उसकी वजह से हुआ क्या कि अब रॉकेट की थोड़ी स्पीड भी बढ़ गई। स्पीड बढ़ गई तो अब जो 1 घंटे का मार्जिन बचा था वो 11 घंटे का हो गया। मतलब अब वापस धरती पर पहुंचने के बाद भी 11 घंटे का भोजन और ऑक्सीजन उनके पास
बचा रहेगा। और स्पेस शटल तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा था और अब लाइफ सेविंग मार्जिन 1 घंटे से बढ़कर 11 घंटे का हो गया था। यानी धरती पर पहुंचने के बाद भी अब ऑक्सीजन रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खैर ये लोग पानी कम भी पी रहे थे और ताकि यूरिनेट कम करना पड़े, और चूंकि बाहर तो उसे कर नहीं सकते हैं, तो वेस्ट का जो वजन है, मास है, वो भी असर पड़ता उसकी वजह से। तो पानी भी कम पी रहे थे, यूरिनेट भी कम कर रहे थे। कुल 4 दिन के बाद जब ये धरती की तरफ लौटते हैं तो इन्हें महसूस होता है कि पूरी तरह से रास्ते पर लौटने के लिए रॉकेट को एक बार और बंद करने की जरूरत है। सोचिए, पूरी तरह से एक बार वो डार्क साइड से घूम करके 4 लाख किलोमीटर का रास्ता तय करके फिर वो वापस अपने रास्ते पर आते हैं, और फिर उन्हें पता है कि एक बर्न की और ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा सा जो उनका कैलकुलेशन था वो रॉन्ग हुआ। तो एक झटके के बाद वो फिर धरती की जो सतह है उसकी तरफ वो बढ़ जाते। लेकिन रॉकेट को तो जो लूनर मॉड्यूल का रॉकेट था उसे सिर्फ एक बार बर्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, और एस्ट्रोनॉट्स ने इसे 2 बार ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया था। यानी तीसरी बार स्टार्ट करना एक रिस्क था, शायद हादसा भी हो जाए, लेकिन ये रिस्क बहुत ज़रूरी था क्योंकि कोई उपाय नहीं था। तो एस्ट्रोनॉट्स ने रिस्क लिया और रॉकेट को बर्न भी किया, और ऊपर वाले की कृपा से ये बर्न जो है वो रॉकेट झेल भी गया और रास्ते पर आ गया। लेकिन खतरा यही ख़त्म नहीं हुआ भाई साहब कि हम चांद का चक्कर लगा करके वापस आ गए तो खतरा ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं था। क्योंकि भले ही अभी धरती की कक्षा में आने वाले हों, लेकिन अब ये डैमेज स्पेसक्राफ्ट जब धरती की तरफ जाने के बाद जो हीट जनरेट होता है, क्योंकि जब भी कोई वस्तु धरती के क्षेत्र में आती है तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो तेजी से आती है, और उसकी वजह से उनके अंदर जो है वो हीट पैदा होती है। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे जो कॉमेट्स यानी धूमकेतु होते हैं वो पूरी तरह से जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं किसी हीट के कारण। तो वो हीट भी उस रॉकेट को झेलना था। अब पता नहीं वो झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा। खैर हर कदम पर मौत थी। खैर अब धरती की सीमा के आने के बाद इन्हें कमांड मॉड्यूल में वापस लौटना तो था ही, चाहे उपाय तो था नहीं। तो किया उन्होंने ऐसा, और सक्सेसफुली किया, और हीट वेव को भी वो रॉकेट झेल गया। लेकिन जब मॉड्यूल नीचे आ रहा था तो एक वक्त पर मॉड्यूल से सारे संपर्क पूरी तरह से टूट गए, और धरती पे एस्ट्रोनॉट्स, नासा और टीवी पर जो दर्शक इस मंजर को देख रहे थे सांसें थामे हुए बैठे थे। उन्हें लगा कि शायद पता नहीं क्या हुआ, क्यों संपर्क टूट गया। हालांकि ऐसा कभी कभी होता है, क्योंकि जब उतनी स्पीड से कोई चीज़ धरती पर आ रही हो तो जो रेडियो वेव्स होती हैं वो स्पीड की वजह से जो है वो काफ़ी सारे इफेक्ट्स होते हैं वहाँ पर, कोरोना इफेक्ट वगैरह हो जाता है, तो उसकी वजह से वो नहीं संपर्क बन पाता है। खैर लेकिन ये अमूमन 1-2 मिनट के लिए ही होता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा देर तक ऐसा रहा तो लोगों को थोड़ा डर भी हो गया। हालांकि 4 मिनट और 27 सेकंड के बाद नासा के ऑफिस में एक आवाज़ आई, और ये आवाज़ कुछ ये थी, अब सुनिए ये वाली आवाज़। तो ये जैसे ही ये आवाज़ सुनते हैं खुशी की लहर दौड़ गई, और 17 अप्रैल 1970 को आखिर 5 दिनों के बाद कमांड मॉड्यूल पैराशूट का इस्तेमाल कर पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर में गए। वैसे तो ये अपोलो 13 मिशन फेल रहा, लेकिन इससे जो सीख मिली उसके कारण आगे का कोई भी मिशन फेल नहीं हुआ। अपोलो 14, अपोलो 15, 16 और अपोलो 17 ये सभी मिशन सक्सेसफुल रहे। चांद और मौत दोनों को महसूस कर धरती से 4 लाख किलोमीटर दूर का मंजर इतिहास में कैद हो गया। इसके रोमांच पर कई फिल्में बन चुकी हैं, कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। अपोलो 17 जो है वह हालांकि लिखी जा चुकी है, और अपोलो 17 जो था वो नासा का आखिरी सक्सेसफुल मिशन था जिसमें चांद पर कोई इंसान गया हो, और ये हुआ था साल 1972 में। उस दिन के बाद अभी तक कोई भी व्यक्ति चांद पर नहीं गया। ये थी कहानी अपोलो 13 की। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आप सब्सक्राइब नहीं करते, आप लाइक नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। प्लीज़ अपना भी कर्तव्य निभाएं, ये मेरा आग्रह है, बाकी आपकी मर्जी। खैर तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार। आशा करता हूँ आप अच्छे से रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।